हाय गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर पीयूषकांत पाठक और मैं थर्ड ईयर एनेस्थीसिया रेसिडेंट हूँ। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो 9th-10th में है, अभी चूज करने वाले हैं कैरियर ऑप्शन, या 11th-12th में है जिन्होंने चूज कर लिया है, जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जिन्होंने ले लिया है बायोलॉजी के साथ। अब आगे कैरियर में क्या करें वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए है। तो आज के इस वीडियो में मैं 12th के बाद विद द सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शन है उसके बारे में बताना चाहूंगा। सबसे कॉमन और सबसे नोन कैरियर ऑप्शन जो सबको पता है वो तो एमबीबीएस ही है। ऐसा होता है कि जैसे हम 10th के बाद 11th में बायोलॉजी लेते हैं तो अपने आप ऑटोमेटिक अज्यूम कर लिया जाता है कि ये तो डॉक्टर ही बनेगा, इसको डॉक्टर ही बनना है, इसका इंटरेस्ट ही उस फील्ड में है। लेकिन कई लोग बायोलॉजी इसलिए भी चूज करते हैं, उनको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, उनको डॉक्टर नहीं बनना होता है, पर उनको बायो पढ़ने में मजा आ रहा होता है। और कईयों को मैथ्स बहुत टफ लगती है तो भी वो उसको अवॉइड करने के लिए बायोलॉजी ले लेते हैं। बायोलॉजी लेने के बाद तब तक इतना नॉलेज नहीं होता है, बाद में उन्हें समझ में आता है कि अब तो मेरे पास 11th-12th में मैथ्स नहीं है तो मैं इंजीनियरिंग साइड में नहीं जा सकता। एक्चुअली विद पीसीएम कैरियर ऑप्शंस थोड़े ज्यादा रहते हैं, बहुत ऑप्शन रहते हैं, बहुत वैरायटी रहती है ऑप्शंस में, कंपेरेटिवली फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में काफी कम रहते हैं। पर ऐसा भी नहीं डॉक्टर ही बनना एक ऑप्शन है, उसके अलावा भी आपके पास बहुत से ऑप्शन रहते हैं। उन्हीं ऑप्शंस के बारे में आज हम थोड़ी बात करेंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे कॉमन अपना ऑप्शन एमबीबीएस रहता है, लेकिन अगर एमबीबीएस के बारे में हम ऑलरेडी बहुत बात कर चुके हैं। अगर आप एमबीबीएस क्लियर नहीं हो पा रहा है किसी भी रीजन की वजह से, या आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया है और आप कुछ और ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ और कैरियर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करके देखना चाहते हैं कि क्या पता वो आपके लिए अच्छे हों, मेरे पास लिस्ट है, कुछ ऑप्शंस है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। लोग इसको अवॉइड करते हैं ये सोच के कि मैं सिर्फ दांतों का डॉक्टर बनूंगा, सिर्फ दांतों से मेरा लेना देना रहेगा, लेकिन इसमें बहुत स्कोप है। इस फील्ड में वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा है। मैं बहुत सारे डेंटिस्ट को जानता हूँ, वो आर डूइंग वेरी वेल इन देयर लाइफ, और ऐसा नहीं है कि बहुत कम लोग अच्छा कर पाते हैं। हाँ, लेकिन सिर्फ बीडीएस करने से काम नहीं चलेगा। बीडीएस के बाद आपको एमडीएस करना पड़ेगा, और करना भी चाहिए। बहुत से ऑप्शंस खुल जाते हैं। मेडिकल कॉलेज तो आप ज्वाइन करेंगे तो मेडिकल कॉलेज में ये फर्क ही नहीं पड़ता कि आप स्पेशलिटी से बिलोंग करते हो, आपकी सैलरी बेस करेगी आपकी पोस्ट पे। तो आप जिस पोस्ट पे विद एक्सपीरियंस पहुंचते जाओगे, आपकी सैलरी भी वैसे वैसे इंक्रीज होती रहती है। तो मेडिकल कॉलेजेस में तो ये कोई इशू ही नहीं आता है। प्राइवेट सेटअप में भी आप कभी अगर कोई डेंटल प्रोसीजर कराने जाओगे तो आप देखोगे अच्छी फीस चार्ज होती है वहां पे। डेंटल के नॉर्मल नॉर्मल प्रोसीजर्स भी 2-2.5 हजार के होते हैं, 5 से 10 मिनट के प्रोसीजर्स रहते हैं। एक अच्छा डेंटल सर्जन की इतनी आस्क रहती है, और जनरल पब्लिक इतना पे भी करती है, क्योंकि आफ्टर ऑल इट इज दे आर प्रोटेक्टिंग आवर गम्स, दे आर प्रोटेक्टिंग आवर टीथ। इससे रिलेटेड बहुत सारे इन्फेक्शन है जो ऊपर क्रेनियम में जा सकते हैं, तो वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, नीचे आ सकते हैं। तो डेंटल हाइजीन मैटर्स करती है, तो वो भी बहुत अच्छा रखना जरूरी है। इसलिए बीडीएस एक अच्छा ऑप्शन है। सिर्फ ये सोचिए कि मैं सिर्फ डेंटल का सर्जन बनूंगा, सिर्फ दांतों का डॉक्टर रहूंगा, तो आप इसको नेग्लेक्ट मत कीजिए, इसको छोड़िए मत। अगर आपको ये अच्छे कॉलेज से मिल रहा है एंड यू आर टायर्ड, अब आप और ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं, आपने माइंडसेट बना लिया कि मुझे ड्रॉप नहीं करना है, कि मैं लाइफ में स्टक हो गया हूँ, मैं आगे बढ़ता रहना चाहता हूँ, तो ये बीडीएस करना अच्छा ऑप्शन है। लेकिन सिर्फ बीडीएस से काम नहीं चलेगा। नौकरी मिल जाएगी बट सेटिस्फेक्शन लाइफ में भी नहीं मिलेगा। आप एमडीएस जरूर कर लेना, बीडीएस के बाद एमडीएस करके ही आई थिंक ज्यादा बेटर है। एमबीबीएस बीडीएस हो गया, छोड़ो इसको, साइड करो। फिर एक चीज आती है फार्मासिस्ट। अब बी फार्मा और डी फार्मा, डी फार्मा आई थिंक 2 साल का होता है, बी फार्मा होता है 4 साल का। ये कोर्स करके आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत लोगों से बात किया, तो ऐसे ऑन पेपर्स तो बताते हैं कि बी फार्मा करते ही 40,000 50,000 की नौकरी मिल जाती है, बट जितना मेरे को प्रैक्टिकल लोगों से और मैं जितने कुछ स्टूडेंट्स को जानता हूँ उससे पूछ के पता चला तो नहीं, 40-50 हजार की स्पेशली निकलते ही तो नहीं मिलती है। 15-20 हजार वो मुझे बता रहे थे कि 15-20 हजार की नौकरी मिल जाती है, बट उसके बाद धीरे धीरे अपना स्किल सेट आप डेवलप करो। इसमें आप बी फार्मा करके भी रिसर्च फील्ड्स में जा सकते हो, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ अपने आप को एसोसिएट कर सकते हो, हॉस्पिटल्स की फार्मेसी में एसोसिएट कर सकते हो। तो के बाद आपको मल्टीटास्किंग बहुत करनी पड़ेगी। आप इनकम बढ़ानी है तो अपने ड्यूरेशन ऑफ आवर्स काफी बढ़ाने पड़ेंगे। स्टिल अ गुड ऑप्शन, एसोसिएटेड रहोगे मेडिकल फील्ड से ही, ये भी ऑप्शन है। परेशानी मेडिकल फील्ड में आती है कि ड्यूरेशन बहुत लंबा है। आप कुछ भी कोर्स करो, ड्यूरेशन बहुत लंबा रहता है, और थोड़ा सोशल स्टिग्मा भी रहता है लोगों को। ये सोशल स्टिग्मा हमारे दिमाग में है, यार ये करना है या ये नहीं करना है। उसके बाद अगर आपने पीसीबी लिया है तो बीटेक भी कर सकते हैं। जी, आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आप बीटेक भी कर सकते हैं, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी।
ये मैंने भी जब मैं अपने एमबीबीएस के टाइम पे एग्जाम दे रहा था, खैर मेरे पास मैथ्स भी थी, बट मैंने अप्लाई किया था, मैंने मेरे बहुत से फ्रेंड्स ने भी दिया था। तो वीआईटी होता है, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो वेल्लोर में है, काफी फेमस और काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है। वीआईटी अपना एग्जाम कराता है, तो वो पेपर आप पीसीबी के साथ दे सकते हैं। आप बीटेक कर सकते हैं इन बायोटेक्नोलॉजी। मेरे 2 फ्रेंड्स ने किया भी है, कैरियर ऑप्शन वहां से बहुत अच्छा निकलता है। तो आप बीटेक करिए, उसके बाद एमटेक करिए। प्रॉब्लम विद दिस फील्ड इज कि इसके बाद ना जॉब अपॉर्चुनिटीज इंडिया में कंपेरेटिवली कम है। मेरे जितने भी लोग जिन्होंने बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में किया, फिर एमटेक भी कर लिया, और वो सब अब पीएचडी करने में लगे। पीएचडी के बाद ही वो कह रहे हैं कि कुछ एक बेटर स्टेबिलिटी आएगी। इन फॉरेन में बहुत स्कोप है, आपको देश से बाहर अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस मिलते हैं। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो फिर मैं इसके बारे में पूरी तरह पता करके फॉरेन ऑप्शंस क्या है वो भी पता कर लूंगा। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स देयर, मैं उसके बारे में आपको बता सकूंगा। इंडिया में जहां तक मुझे पता है, सिर्फ बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी करके आपका काम नहीं चलेगा, आपको एमटेक भी करना पड़ेगा। और आपको मेरी बातों से लग रहा होगा कि ये हर चीज में बोल रहे हैं कि सिर्फ एक डिग्री से काम नहीं चलेगा, बट अब सिनेरियो ऐसा आ गया है, सामने वाले से आपको एक्स्ट्रा होना ही पड़ेगा। तो बीटेक एमटेक मेरे सारे फ्रेंड्स पीएचडी करने में लगे हैं, उन्होंने भी ये अल्टरनेट रूट्स लिए, जिस भी रीजन से उन्होंने नीट में आगे परसू नहीं किया और फिर बीडीएस या बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी किया, या जो भी अल्टरनेट रूट्स उन्होंने परस्यू किए, वो सब अभी अपना पीएचडी कर रहे हैं। और सबका यही कहना है पीएचडी के बाद ही बेटर स्टेबिलिटी और एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन वाली चीज होती है, वो उनको उसी से आ रही है। ड्यूरिंग पीएचडी भी स्टाइपेंड मिलता है, आई थिंक 35 to 40,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है पीएचडी के टाइम पे। तो ऐसा नहीं कि आप पीएचडी करने तक आप डिपेंडेंट हो किसी पे, नहीं, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओगे, इतना स्टाइपेंड आपको मिलने लगेगा। 35,000 से 40,000 आई थिंक मिलता है, इससे कम तो मैंने किसी का नहीं सुना है। अगर किसी का होता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो 5-6 स्टेट्स में मेरे फ्रेंड्स हैं, उन सब ने मुझे 35 to 40 ही बताया है। एक और ऑप्शन आपके पास है बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। आप बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी भी कर सकते हैं, ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। वहाँ पे ट्रीटमेंट मेडिसिन के थ्रू नहीं है, वहाँ पे वो फिजियोथेरेपी करेंगे। एंड फिजियोथेरेपी इज नॉट सिर्फ मसाज वाला नहीं है, फिजियोथेरेपी में भी बहुत डीप जाना पड़ता है, बहुत चीजें समझनी पड़ती हैं। मेडिसिन की कोई भी फील्ड, आप लेमन क्या बोल रहे हैं, आपको कोई भी मेडिसिन की फील्ड के बारे में ना, उससे जज मत कीजिए। फिजियोथेरेपी में भी स्कोप अच्छा है। इसके बाद आप एक चीज़ जो ट्राई कर सकते हैं वो है बैंक पीओ। बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि आप बैंक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरा एक फ्रेंड था जिसके पास भी 11th-12th में मैथ्स नहीं थी, बायोटेक लिया था उसने, और उसने 2 साल नीट के लिए ट्राई किया, 2 अटेम्प्ट दिए। उसका जब क्लियर नहीं हुआ तो उसने डिसाइड किया कि उसको मेडिकल फील्ड में ही नहीं रहना है और उसको उसमें नहीं कंफर्टेबल लग रहा था। देन व्हाट ही डिसाइडेड टू डू वाज कि उसने पता किया, एक्सप्लोर किया, तो उसने खुद मुझे बताया कि वो बैंक के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। एसबीआई का बैंक पीओ का एग्ज़ाम था जिसके लिए वो एलिजिबल था। उसके पास 11th-12th में मैथ्स नहीं थी, फ्रेंड के पास भी मैथ्स नहीं थी, और उसने अप्लाई किया और उससे मिला भी। क्योंकि एसबीआई का जो बैंक पीओ का एग्ज़ाम होता है उसमें मैथ्स ज़रूरी नहीं है, मैथ्स पेपर में आएगी, अप टू 10th लेवल की मैथ्स पेपर में आएगी। तो जब आप प्रिपरेशन करें तब आप उसको पढ़ लीजिएगा, और 10th तक अगर आपने पढ़ा है तो आपको बहुत टफ वो नहीं पड़ेगा, थोड़ा रिवाइज़ करने में आप फ्लो में आ जाएंगे। वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में से ग्रेजुएट डिग्री मांगी जाती है इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन द कंट्री। अगर आप कर चुके हैं तो आप अपनी उस डिग्री का यूज़ करके आप बैंक पीओ के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ आप बैंक का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो एक ये ऑप्शन भी बहुत अच्छा है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो एमबीबीएस के बाद हमने देख लिया बीडीएस, बी फार्मा, एम फार्मा कर सकते हैं, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, और ये बैंक पीओ का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। इसके बाद आप फिजियोथेरेपी तो हमने देख ही लिया, बीएससी नर्सिंग का भी कोर्स कर सकते हैं, या बीएससी तो फिर बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आप कर सकते हैं, जैसे कि बॉटनी, जूलॉजी। फिर वो आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाएंगे, उसमें फिर आपको आगे तक जाना पड़ेगा। पीएचडी तक करें तो मतलब है रिसर्च वगैरह तक जाना पड़ेगा। टीचिंग जॉब करना है तो बीएड कर सकते हैं। तो ये कुछ कैरियर ऑप्शंस हैं आफ्टर 12th इफ़ यू हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी विद यू। मैथ्स नहीं है आपके पास तो आप सिर्फ एक जगह पे स्टक ना रहें। ये कुछ अल्टरनेट कैरियर ऑप्शंस हैं जो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं। तो ये वीडियो में मैं बस यही आपकी आंखें खोलना चाह रहा था, ये कुछ और कैरियर ऑप्शंस, अल्टरनेट रूट्स आपको बताना चाह रहा था जो आप ट्राई कर सकते हैं। तो थैंक यू।